गुड इवनिंग भैया। ओके, गुड इवनिंग। अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम लोग वाटर के बारे में जो पढ़े थे, हम लोग दोनों बुक, हम लोगों को बोले थे दोनों बुक से बता देंगे। तो तुम लोग जरा सा देखो यहाँ पे, एक बार इसका भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ये जो लास्ट तक एक बार क्या क्या इसमें भी इंपॉर्टेंट था तुम लोग को मार्क करवा देते, जो तुम लोग को याद करना है। यहाँ पे जैसे तुम लोग को दिया हुआ था वाटर एक कंपाउंड क्यों होता है, तुम लोग को बोले थे ये इंपॉर्टेंट है, सब बच्चा मार्क कर लो, ये आएगा। तो ये चीज को तुम लोग सब मार्क कर लेना। उसके बाद तुम लोग देख, एक मिनट, उसके बाद तुम लोग को जो इंपॉर्टेंट बताए थे, जैसे इसके लास्ट में क्लोरीनेटेड वाटर वाला बताए थे कि वह क्लोरीनेटेड और वाई वाटर इज क्लोरीनेटेड। तो इसमें ध्यान रखना है तुम लोग को, क्योंकि वो जर्म्स को मारता है। वो क्या चीज को मार देता है? जर्म्स को मार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सीधा सा बात बता रहे हैं। कोई साइंटिस्ट का नाम भी याद नहीं करना है, जो तुमसे पूछेगा ही नहीं। फिर लास्ट हम लोग कल ये पढ़े थे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है रिलेटिवली। यहाँ पे बात क्या करेंगे, क्योंकि जब भी दो चीज के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो क्या वर्ड यूज आता है? रिलेटिव। तो दूध वाला अगर दूध में ज्यादा पानी मिला दिया तो भैया सॉल्वेंट का मात्रा सॉल्यूट से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा सॉल्यूट जो है वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में हो। जैसे दूध का बात करें तो दूध जो है लिक्विड स्टेट में है। तो चीनी और पानी, नमक और पानी, तो वहां पे दोनों सॉलिड है। यहाँ लिक्विड लिक्विड भी क्या हो सकता है? सॉल्यूट सॉल्वेंट बुला सकते हैं। तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि जिसको घुलाते हैं उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सॉल्यूट। जिसमें घुलाते हैं उसको क्या बुलाते हैं? सॉल्वेंट। एंड जो दोनों को मिला के जो होमोजीनस मिक्सचर बनता है उसको क्या बुलाते हैं? सॉल्यूशन बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर हम लोग उसमें पढ़े थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, उस बुक से पढ़े थे, कॉन्साइज वाले बुक से। उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग वो बुक का यूज किए थे। आज हम तुम लोग को बताने वाले थे सॉल्यूशंस के बारे में। वो भी कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। एक्चुअली तुम्हारा, हाँ दिव्यम बोल। भैया सॉल्यूट गैस के फॉर्म में भी हो सकता है क्या? हाँ, सॉल्यूट गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। एकदम सही बताया कि भैया एयर में मान लो अगर हम क्या करते हैं, परफ्यूम लगा के आते हैं, तो परफ्यूम तुम्हारा वहां पे क्या हो जाएगा? गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। एकदम सही है तुम्हारा सोचना। तो वही चीज अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं कि कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन तुम लोग को पढ़ना है, जब तुम लोग शायद अभी नहीं बताया है, होता है तीन तरीके का। एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल होता है, और एक क्या होता है? सस्पेंशन होता है। और एक क्या होता है? सस्पेंशन। तो तुम लोग को एग्जाम में ये पक्का क्वेश्चन आएगा, इससे दो चीज, चाहे तो तुमसे पूछेगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, आइदर ये आएगा, या नहीं तो क्या क्वेश्चन आएगा कि बताओ ट्रू सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड, जस्टिफाई करो। इसको क्या करो तुम लोग? जस्टिफाई करो। तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या बताता है। सबसे पहला चीज, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, सस्पेंशन और कोलाइड दिया है क्या किसी के बुक में? कॉन्साइज में दिया है, आई मीन तो से कॉन्साइज में दिया हुआ है सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। आ रहा है। ओके हाँ, तो हम तुम लोग को यहाँ पे पहले चलो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बता देते कि ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज है, ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है पानी की तरह, और होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस का मतलब बताए थे सेम कंपोजिशन थ्रू आउट वॉल्यूम। ऊपर से लेके नीचे तक का कंपोजिशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट वॉल्यूम। का मतलब क्या होता है? ऊपर से नीचे सेम कंपोजिशन थ्रू आउट वॉल्यूम। ये हो गया आपका होमोजीनस का मतलब। ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या बताता है? पार्टिकल के साइज का बात करता है। तो भैया इसका जो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाई देता है। लिखता है पार्टिकल साइज इज मॉलिक्यूलर एंड द पार्टिकल कैन पास थ्रू। तो देखो इतना छोटा है तो आराम से वो फिल्टर पेपर से पास कर जाता है। तो फिल्टर पेपर याद करो, तुम लोग पढ़ा हुआ, फिल्ट्रेशन में ऐसे करके कोनिकल बनाया जाता है, इससे ये क्या कर जाता है? पास कर जाता है, क्योंकि ये बहुत 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 छोटा होता है। जो तुम्हारा सोचो माइक्रोस्कोप से जब नहीं दिखता तो आंख से तो दिखने से रहा, तो कैन नॉट बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब ये देखो ये इतना हल्का होता है कि ये सेटल भी नहीं करता है। तो ये चीज पॉइंट याद ध्यान रखना, ये डू नॉट सेटल डाउन, क्योंकि ये बहुत हल्का है। सोचो जो दिखाई नहीं दे रहा तो ऑब्वियस सा बात है बहुत छोटा होगा, तो उस छोटे से चीज का कितना ही तो मास होगा। तो वो पानी में या सॉल्यूशन में क्या रहेगा? तैरते रहेगा। वो क्या रहेगा? तैरते रहेगा। ये सेटल नहीं करता। ये जो हम तुमको ऐसे डॉट भी दिखा दिए, तो इससे कितना लाख टाइम्स क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक साइज दिया रहता है, मेरे को याद नहीं है शायद प्रॉपर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर का साइज होता है इसको। फिर हाँ भाई, सेपरेशन हम लोग के बुक में दिया हुआ है ना, 10 तो लिख ले तो जरा से यहाँ पे, इसका जो साइज होता है वो कितने के बराबर हो जाता है? 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 मीटर। वेरी, अब हम तुम लोग से एक चीज पूछते हैं, देखो कौन बच्चा मेरे को बता सकता है 10⁻⁻10 भैया यहाँ पे लिख तो दिए, इसके जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या है?
10 to the power minus 10 मीटर इज इक्विवेलेंट टू क्या? 1/10. क्या ये हो सकता है 1 एंगस्ट्रम? कोई याद नहीं रखता है। तुम लोग को फिजिक्स से रिलेट करा रहे, तुम लोग सब मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा हुआ है। 1 एंगस्ट्रम कितने के बराबर होता है बताओ तुम लोग जरा सा। 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है कि नहीं? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर कितने के बराबर होता है बताओ? 1 नैनोमीटर. नैनोमीटर। फर्मी मीटर तुम लोग का था, ये सारा था 10 टू दी पावर कितना था? माइनस 15 मीटर। तो ये सब याद रखा करो, देखो ठीक है। तो ये ऐसे भी याद कर सकता है, ये कितने एंगस्ट्रम के बराबर बता दिए? 1 एंगस्ट्रम के बराबर बता दिए। तो इतना छोटा है भैया, 10 टू दी पावर माइनस 10 का मतलब सोच कितना छोटा वैल्यू हो गया ये। 1/10 पे कितना जीरो लगा दे रहे हैं? 10 जीरो लगा दे रहे भैया। तो वही बता रहे इतना मीटर होता है, तो बहुत छोटा हो गया, तो ये सेटल नहीं करता है। सप्रेशन यहाँ पे देखो, सॉल्यूट कैन बी रिमूव फ्रॉम दी सॉल्वेंट बाय फिजिकल एंड नॉट बाय केमिकल मींस। इसको आप फिजिकली मूव करा सकते हैं लेकिन केमिकल मूव नहीं करा सकते हैं। इसी कारण से ये एक क्या है? मिक्सचर है। तुम लोग अभी बताए थे वाटर एक कंपाउंड होता है बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज अ केमिकल मेथड, बट मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, देयरफॉर इट इज अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली ये पूछा जाता है। यहाँ पे RSN लिख लो, तुम लोग सबके बुक में है, कार्मल वाले बुक में भी है, तुम लोग के बुक में भी है, तो तुम लोग इस चीज को करो। कैरेक्टरिस्टिक्स वापिस से बात करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, ट्रांसपेरेंट, होमोजेनस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिर कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। फिर डू नॉट सेटल डाउन। चौथा कि इट इज अ मिक्सचर बिकॉज इट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। खत्म। इतना सही तुम लोग को याद करना है। ओके अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है। और भी कुछ लिखा हुआ है कॉन्साइज में? ठीक है, अब इसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम लोग के लिए नया है। ठीक है, तुम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जानते हो लेकिन तुम लोग सुपर सैचुरेटेड नहीं जानते हो। तो आज हम तुम लोग को बताएंगे और तुम लोग को ये एग्जाम में क्वेश्चन आने भी वाला है। क्या क्वेश्चन आएगा वो बताएंगे हम। पहले तो यहाँ पे आया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, तो चलो हम तुम लोग को बताते हैं। हम लोग एक ग्लास लिए, उसमें पानी लिए, उसमें चीनी घुलाने का कोशिश। भैया हाँ बोल दृष्टि। भैया हम बोल रहे हैं कॉन्साइज में एक और पॉइंट है कि दैट इट डज नॉट स्कैटर लाइट. अच्छा, यहाँ पे ये जो बताया कि डज नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है, तुम लोग अगर पढ़ता सस्पेंशन और कोलाइड्स, तुम लोग हम दिखाई देंगे, ठीक है, जब पढ़ा ये ट्रू सॉल्यूशन के बारे में तो सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में भी बताएंगे। सस्पेंशन और कोलाइड का पार्टिकल क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। तुम लोग को बताते हैं जैसे कि क्या होता है कि अगर एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें अगर मान लो पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, अगर यहाँ बाहर से हम टॉर्च मारते हैं, इस पे क्या मारते हैं? टॉर्च मारते हैं, तो ये टॉर्च का लाइट क्या कर जाता है? स्कैटर कर जाता है। टॉर्च का लाइट क्या कर जाता है? स्कैटर। क्योंकि तुम लोग को भी पता है जैसे कि टॉर्च सब जो होता है पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे टॉर्च का लाइट स्कैटर कर गया क्योंकि सामने कोई पार्टिकल आ गया। क्यों? पार्टिकल का साइज इतना बड़ा था कि लाइट को वो क्या करवा दिया? स्कैटर करा दिया। इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको क्या बुलाया जाता है? टिंडल इफेक्ट। तो तुम्हारा ये तो भैया 8 में था। हाँ ठीक है, अगर था तो अच्छा। हाँ भैया। क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था तुम लोग टिंडल इफेक्ट, है ना? टिंडल और कोलाइडल इफेक्ट। हाँ, तो यही बता रहे, तो कोलाइडल इफेक्ट जो था वही बता रहे थे। तुम लोग को 3 तरह का सॉल्यूशन होता है, एक तुम्हारा तुम ट्रू सॉल्यूशन जाना, फिर दूसरा होता है कोलाइडल होता है, और एक क्या होता है? सस्पेंशन होता है। तो वही चीज हम तुम लोग को बता रहे। अब इसके बाद देख क्या बताता है। इसके बाद जो तुम लोग को बता रहे थे, ठीक है, तो चलो एक पॉइंट ये भी हो गया कि लाइट को स्कैटर नहीं करता है। लिखना है तो लिख सकते हो, ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। अब आया भैया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम बोले कि ग्लास लिए, चीनी लिए, पानी लिए, चीनी को मिला दिए और मिला, पानी लिए और मिला दिए। एक समय आएगा उसमें और चीनी नहीं घुलेगा, ठीक है, एक समय आएगा उसमें और चीनी नहीं घुलेगा। तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बताया? अनसैचुरेटेड। भैया जब तक उसमें चीनी घुल रहा था तो वो क्या था? अनसैचुरेटेड। अब जब चीनी घुलना बंद हो गया तो वो क्या हो गया? सैचुरेटेड कहलाएगा। अब यहाँ पे 2-3 फैक्टर है जो किसी भी सॉल्यूशन का मतलब सैचुरेशन पॉइंट को बढ़ा सकता है। जैसे क्या? जैसे टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो क्या है? वो है टेम्परेचर। लिखता क्या है सब बच्चा? यही डेफिनेशन याद करेगा। अ सॉल्यूशन व्हिच कैन एक मिनट, हेलो
हेलो, तो हम यही बता रहे थे डेफिनेशन क्या लिखोगे अगर आएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन इज वन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये हम लोग याद किए थे। तुम लोग के बुक में क्या रहता है, अ सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट, क्या बोला, और सॉल्यूट को घुला सके एट ए गिवन टेम्परेचर। तो तुमको समझ में आ रहा होगा टेम्परेचर को क्यों फिक्स कर रहे हैं। गिवन टेम्परेचर का मतलब ये है भैया, आप बताइए गर्म दूध में चीनी जल्दी घुलता है कि ठंडे दूध में चीनी घुलता है। तुम लोग सबको पता है कि गर्म दूध में चीनी क्या होता है, जल्दी घुल जाता है। कभी मिलाने का कोशिश करना, तुमको समझ में आ जाएगा। तो कारण है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। तो इसी कारण से टेम्परेचर बदलने पे, बढ़ाने पे आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर 10 ग्राम घुला रहा था वो 12 ग्राम घुला सकता है। तो यही चीज बता रहे, यहाँ पे टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर वो वर्ड नहीं लिखते हो एट ए गिवन टेम्परेचर, तुम लोग अपने बुक में अंडरलाइन करो उसको, एट ए गिवन टेम्परेचर के नीचे सब बच्चा अंडरलाइन कर लो कि याद रहे भैया यहाँ पे ये बताए थे। साइंस में कीवर्ड्स बहुत मैटर करता है, ये सभी तुम्हारा टीचर देखेगा। अगर तुम गिवन टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो सब बच्चा जो याद करेगा उसमें ये चीज ध्यान रखना है, सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at a given temperature is known as unsaturated solution, and which no it cannot dissolve more of the solute at a given temperature, it is called saturated solution। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया। ओके, नहीं भैया। नहीं अब भैया। यहाँ पे आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड टू अनसैचुरेटेड। अब भैया यहाँ पे आता है, तो सैचुरेटेड को क्या हम लोग अनसैचुरेटेड बना सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि दूध जो जिसमें चीनी नहीं घुल रहा था, क्या उसको हम वापिस से चीनी घुलवा सकते हैं उसमें? सैचुरेटेड को क्या बनाना है, हाँ। अनसैचुरेटेड। हाँ भैया कर सकते हैं। तो कैसे? तो भैया सीधा सा बात, अब एक टेम्परेचर वाला जो बात बताया वही पहला तो हो गया, बाय हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्लोली। यही क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड को अगर हमको अनसैचुरेटेड में चेंज करना है तो भैया आप क्या कीजिए, उसको हीट कर दीजिए। या नहीं तो एक और तरीका क्या है बताओ, सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ा दीजिए, पानी और ले लीजिए, पानी क्या कीजिए और ले लीजिए। तो दो मेथड यहाँ पे बताया है जो तुम लोग को ध्यान रखना है, बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट टू दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सीधा सा बात, और दूसरा बाय हीटिंग दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोनों पॉइंट पे, दोनों पॉइंट याद कर ले। ठीक है, रटना है नहीं है, समझ के समझना है तुमको। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखो, अब इतने बड़े हो गए तुम लोग के सेंटेंस फॉर्म कर सको। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, चलो अब देखो। तो सुपर सैचुरेटेड, फिर दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि ये आ सकता है तुम लोग को, क्या है, चलो पहला तो कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज वन व्हिच कैन होल्ड और कंटेन मोर ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर देन दैट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो तुमको पहला चीज यहाँ पे नाम से ही बताते हैं कि सुपर सैचुरेटेड होने के लिए, सुपर सैचुरेटेड होने के लिए सैचुरेटेड होना जरूरी है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं पहले वो समझाएंगे, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, हम लोग सैचुरेटेड को किसमें चेंज कर रहे थे, हम लोग सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे क्या बोलता है, सुनना ध्यान से सब बच्चा। पहले आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन उठाइए। ठीक है, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग वाटर। चलो हम लोग प्रिपेयर कर लिए, उसको बॉईल कर दिया। If the above solution is cooled, excess nitrate separates out। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप गर्म किए और अब अचानक से उसको ठंडा कर रहे हैं, अचानक से क्या करे, ठंडा। यहाँ पे अब मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसको कहेंगे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे क्या किए आप, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या किए, गर्म करके तुरंत ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठंडा। जब भैया आप ठंडा करेंगे तो देखेंगे कि इसके सरफेस पे टाइनी क्रिस्टल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रिस्टल्स। अब इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, जो तुम लोग पढ़ा होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या किए, ठंडा किए। क्या किए, अचानक से ठंडा किए। तो वहां पे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हुआ। बहुत बार क्या होता है जब ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, कुछ पानी का मॉलिक्यूल इससे चिपक जाता है, कुछ पानी का मॉलिक्यूल इससे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बुलाते हैं इसको हम लोग, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो तुम लोग देखो एक साथ कितना चीज रिलेटेड है। सबसे पहला चीज यहाँ पे आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। जब हम लोग कोई भी सैचुरेटेड, गर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो वहां पे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, क्रिस्टल्स का। क्रिस्टल्स का डेफिनेट शेप होता है, इसका डेफिनेशन तुम लोग को बता दिया जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोले, क्रिस्टलाइजेशन।
अब यहाँ पे क्या बताए, जब क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है तो इसी में कुछ पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, उससे जाके चिपक जाता है। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। These water molecules are loosely chemically combined. ये loosely chemically क्या रहता है, combined। आप इसको अगर गर्म करेंगे तो वो पानी क्या हो सकता है, निकल सकता है, बॉयल होके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में तुमको एक वर्ड बताएगा, loosely chemically combined water molecules। ये लिखेगा ही लिखेगा, जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट पार्ट का है। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। तो अभी हम तुम लोग को ये चीज बताए क्योंकि इसी से रिलेटेड था। अब देखो क्या लिखता है, इफ द अबव सॉल्यूशन इज कूल्ड एक्सेस नाइटर सेपरेट्स आउट। तो ये जो क्रिस्टल्स बना है ना, ये क्रिस्टल्स ही नाइटर था, ठीक है। KNO3 को क्या बुलाते हैं, नाइटर। separates out from the hot saturated solution. The hot solution therefore contains more of the solute dissolved in that can hold at a given temperature and is thus called super saturated। मतलब भैया आप क्या किए, सैचुरेटेड को जब गर्म करके ठंडा करते हैं तो अब उसमें और आप क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बुला रहे हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बुला रहे हैं। बस इतना ही सा चीज था, और इसी को ये ऊपर में डेफिनेशन करके लिख दिया। तो तुम चाहे तो लास्ट का 2 लाइन इसका लिख सकते हो, या ऊपर में ये वाला पूरा डेफिनेशन में लिख सकते हो। जो ऐसा तुमको लिखना लिखो, लेकिन ये आता है कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये आता है। तो प्रिपरेशन देख लो। एक्सेप्शन किसका बताया, विद सर्टेन सब्सटेंस Na2SO4.10H2। अभी तुम लोग को ये याद करना है, आज का होमवर्क तुम लोग का यही रहेगा। Na2SO4.10H2O, it is impossible to cool a saturated solution without excess solution crystallizing out provided no undissolved solids are present। ये क्या बोला, ये भी हम तुमको आगे बताएंगे, ये बस इतना। अब जोसेफ वाला बच्चा लोग, तुम लोग का जो आज का पहला होमवर्क है वो है ये, तुम लोग को ये रटना है। तुम लोग को एग्जाम में आएगा, जैसे अगर हम तुमको बोलेंगे रबड़ को हमको घुलाना है तो क्या चीज का यूज पड़ेगा, तो तुम बोलोगे बेंजीन। लड़की लोग सब जानती होगी, नेल पॉलिश जो होता है, नेल पॉलिश रिमूवर अगर देखोगी तो उसमें लिखा रहता है एसीटोन। क्या लिखा रहता है, एसीटोन। नेल पॉलिश जो होता है उसको किसमें घुल जाता है, एसीटोन में घुल जाता है। रस्ट किसमें घुल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्लोरोफिल किसमें घुल जाता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो तुमको दोनों तरीके से याद करना है। हम चाहे तो तुमको बोल देंगे कि अल्कोहल किसमें घुलता है या रस्ट किसको घुलाता है, तो तुमको दोनों तरीके से याद करना है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में तुमसे पूछेंगे कि बताओ, मान लो अगर कपड़े में पेट्रोल ग्रीस गिर गया, क्या गिर गया, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस तुम लोग जानता होगा, तेल इंजन में जो डाला जाता है, तो पेट्रोल से वो क्या चीज से साफ हो जाता है, पेट्रोल से। ड्राई क्लीनिंग में देते हैं तो पेट्रोल से साफ करता है। सल्फर किस में घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। तो ये सारा चीज तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग को बताते हैं एक और चीज। हम तुम लोग को बताए थे एक दिन कि अगर कोई चीज को पानी में घुलाते हैं तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बुलाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कोई चीज को अल्कोहल में घुलाएंगे, अल्कोहल अगर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे अल्कोहल को आयोडीन के साथ घुलाया जाता है। तुम लोग आयोडेक्स बाम का नाम सुना होगा, वो बाम में अल्कोहल और आयोडीन साथ में रहता है, उसको हम लोग बुलाते हैं टिंचर आयोडीन। क्या बुलाते हैं, टिंचर आयोडीन। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमको पूछ ले कि टिंचर का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखना वहां पे सॉल्वेंट कौन है, अल्कोहल है। ये कॉन्साइज वाले बुक में दिया हुआ है, और यहाँ लास्ट में तुम लोग को दिया हुआ है, लेकिन टिंचर नाम नहीं दिया है। तो तुम लोग प्लीज 4th पॉइंट में लिखो टिंचर। टिंचर मतलब क्या होता है, अल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट। वहां पे कौन सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखता है, ये लिख रहा है पेट्रोल, टर्पेंटाइन, बोरेक्स सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग कॉफी। पेंट रिमूव करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का यूज किया जाता है। परफ्यूम बनाने में एरोमेटिक ऑयल्स का यूज किया जाता है, अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है। तुम लोग देखे होंगे अल्कोहल, परफ्यूम का बॉटल लेके अगर स्प्रे करके कैंडल मारेंगे, बहुत कस के आग फेंकता है। कभी मत करना ये, वो बहुत बार फट भी सकता है। तो तुम लोग व्हाट्सएप पे आओ, इससे अच्छा मत ही करो। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरोफिल में क्या बता रहा है, चलो देखो यहाँ पे। क्लोरोफिल को अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है कोई पत्ते से, ये क्लास 10th में तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे फोटोसिंथेसिस का। पत्ता से अगर क्लोरोफिल, एक एक्सपेरिमेंट आता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल हटा दिया जाता है, क्या चीज में डाल के, उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट में। वही अल्कोहल हुआ। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या बता देते तुम लोग को, जब सुई लगता है तो तुम लोग देखा होगा बहुत एक ब्लू ब्लू कलर का तुमको रुई से लगाया जाता है, तो वही मिथाइलेटेड स्पिरिट है, ठीक है। वो जैसे अभी तुम लोग सैनिटाइजर सुनता है, तो सैनिटाइजर में क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल जम्स को मारता है, वो सैनिटाइज करता है, दैट इज वो तुम्हारे मतलब जम्स को मारता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। फिर ड्रेसिंग वुंड्स इन डिस्पेंसरी, आयोडीन डिसॉल्व इन अल्कोहल, इसी को टिंचर बुलाते हैं। लिख ले तो जरा सा 4th पॉइंट पे, टिंचर, टिंचर, टिंचर।
ठीक है, TINCTURE, टिंचर हो गया। कॉन्साइज में भी दिया हुआ है, तो यही चीज बताया, जब पानी सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है तो दैट इज कॉल्ड एक्वस, एंड व्हेन द अल्कोहल एक्ट एज सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड टिंचर। तो आयोडीन को मिलाने में काम आता है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड टिंचर आयोडीन। तो सब बच्चा ध्यान रखना इसको। अब इसके बाद एक दूसरा चीज क्या बताता है इसमें, अब आया सॉल्युबिलिटी। तो चलो सॉल्युबिलिटी क्या है वो भी समझा भैया देते। हाँ बोल दिव्यम। भैया फिर अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो कोई सा डिफरेंस ही नहीं हुआ। डिफरेंस कैसे नहीं हुआ, सुपर सैचुरेटेड सैचुरेटेड के बाद बनता है, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड के लिए तुमको सैचुरेटेड चाहिए। एक बात बता दिव्यम, सुपर सैचुरेटेड का मतलब ये देख, हम क्या किए, चीनी मिलाए, मिल गया, ठीक है, उसको फिर गर्म किए, अब और फिर वो सैचुरेट हो गया, फिर से वो क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, ठीक है। अब उसको वापिस अगर हम सैचुरेट करके वापिस उसको अनसैचुरेट करें, तब वो क्या कहला रहा है, सुपर सैचुरेट कहला रहा है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है, समझा दिव्यम। हाँ भैया। ओके, अब यहाँ पे आता है सॉल्युबिलिटी। ये क्वेश्चन जोसेफ ने पूछा था, कैसे करके हम बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, पहले ये समझो। हमको बोलता है कि ऐसे एक स्टेटमेंट लिख के दे दिया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 25 ग्राम, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 25 ग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज बोला था एट 25 डिग्री। कौन बच्चा बोलेगा कि हम 25 डिग्री सेल्सियस क्यों लिखे, ये कौन बता सकता है मेरे को। देखो फिर से नाटक स्टार्ट कर दिया। क्योंकि गिवन टेम्परेचर पे वेरी होगा। गुड तुषार, क्योंकि भैया आप गिवन टेम्परेचर बोले हैं, क्योंकि टेम्परेचर बदलेंगे तो आपका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, इसीलिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन क्या आया था हम बता देते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ केमिकल एक्स इज, ऐसे करके था, सॉल्युबिलिटी ऑफ केमिकल एक्स या NaCl कुछ था, याद नहीं हमको प्रॉपर, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर था कि बताओ इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ substance X is 25 ग्राम, या हम इसको और बढ़ा देते हैं, 25 ग्राम नहीं था, 100 ग्राम कर देते, 100 ग्राम नहीं 75 ग्राम कर देते, एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ, सुनो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग एक चीज को स्टैंडर्ड कर देते, क्या चीज को स्टैंडर्ड कर देते, पानी को, कि अगर हम लोग पानी लेते 100 ग्राम, क्या लेते, पानी लेते कितना ग्राम, 100 ग्राम। पानी अगर 100 ग्राम लेते हैं, इसमें कितना नमक मिल पाता, नमक अगर इसको घुलाते हैं तो नमक भैया 75 ग्राम घुल पाता, कितने ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस। आप 25 से 24 ले जाएंगे और 25 से 26 ले जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी फिर से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड किसको किए, पानी को, 100 ग्राम ऑफ क्या ले लिए, वाटर। ये चीज लिखना था कि इट मीन्स 75 ग्राम ऑफ substance X is soluble in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों स्कूल में, मतलब सारे स्कूल में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय solubility of substance X is 75 या 25 ग्राम at 25 डिग्री सेल्सियस। It means the water can dissolve 100 ग्राम of water can dissolve 75 ग्राम of, जितना भी डाटा दे उस हिसाब से लिखना, of salt। अगर सब्सटेंस जो है नाम दे दे, जैसे सब्सटेंस एक्स का नाम नहीं दिया तो तुमको 75 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एक्स कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 25 डिग्री। अगर तुम टेम्परेचर मेंशन नहीं करेगा तो तुम्हारा गलती हो जाएगा। यहाँ पे मान ले 25 नहीं देके या 20 नहीं देके हम क्या लिख देते, टी डिग्री सेल्सियस, तो तुम लोग टी डिग्री यूज करना, क्या यूज कर लेना, टी डिग्री। जो भी टेम्परेचर देगा वही लेना, जो भी सॉल्यूट का मात्रा देगा वही, लेकिन पानी हमेशा कितना लोगे तुम लोग, पानी हमेशा 100 ग्राम ही लेना पड़ेगा। पानी कितना लेना पड़ेगा हम लोग को, 100 ग्राम ही लेना पड़ेगा। तो ये चीज का तुम लोग ध्यान रखना। अब वापिस से आ जाते बुक में, चलो एक बार देख बुक में क्या बता रहे हैं। यहाँ पे देख, तो लिखता है यहाँ पे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन टू डिसॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू ऑब्टेन यूनिफॉर्म रिजल्ट, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड। देखो सॉल्वेंट का अमाउंट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, दैट इज कितना ले रहा है, देख 100 ग्राम ले रहा है। और फिर क्या बोलता है, देखो the solution should be saturated at a particular temperature, ठीक है, वो सैचुरेटेड भी होना चाहिए और पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब फिक्स टेम्परेचर। हाँ बोल मुकुंद। हम हिस्ट्री क्लास के लिए जा रहे हैं। ओके ठीक है, तेरे को रिकॉर्डिंग भेज देंगे। ठीक भैया। और स्क्रीन नहीं आ रहा है ना, रुक, ये रहा, अभी आ रहा है। हाँ भैया, हाँ भैया। ओके, जोसेफ वाले बुक में तो इसका खाली फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया है, कार्मल वाले बुक में, दैट इज कार्मल वाला बुक या जोसेफ वाला बुक कुछ नहीं है, बस भैया ये कि वहां पे तुम्हारा कॉन्साइज वाले बुक में इसमें एक दो न्यूमेरिकल भी बताया है, तो हम न्यूमेरिकल लास्ट में बताएंगे, अभी हम लोग पहले चैप्टर्स करते हैं।
तो यहाँ पे आता है क्या, चलो देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। फिर से देखो टेम्परेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये, क्योंकि भैया अगर हम टेम्परेचर को पर्टिकुलर नहीं करेंगे, दैट इज फिक्स नहीं करेंगे, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी उसका वेरी करेगा, इस कारण से। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, उसको हम लोग क्या कर दिए, सैचुरेटेड कर दिए। that will saturate 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन दैट टेम्परेचर। तो हम तुम लोग को यही चीज एक्सप्लेन की है कि हम लोग सॉल्वेंट का मात्रा हमेशा कितना फिक्स करेंगे स्टैंडर्ड बनाने के लिए, 100 ग्राम। तो देखें लिखा हुआ भी है 100 ग्राम है T डिग्री सेल्सियस। तो वही क्वेश्चन आया था और वही क्वेश्चन का क्या मतलब बताए, तुम लोग को ध्यान रखना है। ये है न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो तुम लोग को आएगा बाद में, अभी हम तुमको नहीं बता रहे। ऐसे तो जोसेफ में नहीं पूछा जाता इस पे क्वेश्चन, तारमल में आया था और बहुत सिंपल है, तुम लोग को टेंशन लेने का काम नहीं, वो हम बता देंगे। अभी हम लोग पहले थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। तो चलो दूसरा आप देखते हैं इसका क्या बता रहे हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का, सॉल्युबिलिटी कर्व। ये जो तुमको दिख रहा है, सबसे पहला चीज ये याद नहीं करना है तेरे को, ठीक है। तो कोई किसी को टेंशन लेने का इसका काम नहीं है कि भैया ये कैसे याद करे। अब इसमें करना क्या और आएगा क्या वो बताते हैं। सबसे पहला चीज है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी कर्व। अब तुम लोग को डर नहीं लगता होगा कर्व से, क्योंकि तुम लोग पीटीडीटी सारा वीटीडीटी एटी ग्राफ बना चुका है। तो वीटीडीटी ग्राफ में तुम लोग कर्व देखा था, तो ये कर्व है इसीलिए कर्व रख दिया, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या बताता है भैया, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस इन्वॉल्व है, तो पहला तो क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए, द एक्सिस इज इन बिटवीन किसके है। जैसे वीटीडीटी था तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे भैया आपका कौन कौन है, एक है टेम्परेचर और एक है सॉल्युबिलिटी। तुम लोग कंप्यूटर में पढ़ा होगा पहले, ठीक है। इसको लीजेंड बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, लीजेंड, ठीक है। तो एक तरफ टेम्परेचर हो गया और एक तरफ क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। इसका मतलब इधर भैया जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो आप तो बताइए कि टेम्परेचर चेंज होने पे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। अब ऐसा ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, घटता है, अचानक से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो कंपैरिजन वाला बात हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम लोग देखो अलग अलग दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 डिग्री तक का दिखाया है इसमें, और दूसरा चीज इसमें जो दिखा रहा है इधर भी क्या है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये ग्राम्स में है तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो एक कर्व है Na2SO4.10H2 का, तुम लोग देख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। Na2SO4.10H2 का कर्व एकदम शार्प बढ़ा है, ठीक है। कोविड का कर्व ऐसा है कि नहीं, कोविड का कर्व तुम लोग टीवी में देखता होगा, कोविड अचानक से धीरे धीरे करके नहीं बढ़ा, अचानक से कैसा बढ़ गया, इसको एक्सपोनेंशियल कर्व बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, एक्सपोनेंशियल, बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ कुछ क्या होता है, धीरे धीरे करके भैया बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कुछ ऐसा कर्व है जो बढ़ा और फिर घटने लग गया, क्या होने लग गया, घटने लग गया। तो ये सारा चीज हम तुम लोग को बताएंगे किसमें क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला जो टेम्परेचर है जहाँ पे बढ़ के घटने लगा, ऐसा क्यों हुआ ये भी हम तुमको बताएंगे, जो यहाँ पे नहीं बताया है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ग्राफ और कर्व। तो सॉल्युबिलिटी ग्राफ कुछ नहीं है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। ये किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। इससे सीधे देख के तुम क्या बता सकते हो, जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ 50 डिग्री पे इसका सॉल्युबिलिटी कितना है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 50 डिग्री पे देखे, इसका यहाँ मिला, इसका यहाँ मिला है, तो दिख गया मेरे को। तो कर्व जहां मिल रहा है उससे हम लोग मिला लिए कि इसका 50 डिग्री में इतना इतना सॉल्युबिलिटी है। तो अगर हमको डायरेक्ट किसी का भी सॉल्युबिलिटी जाना है किसी भी टेम्परेचर पे, उस कर्व से हम लोग बता सकते हैं। दूसरा चीज देखो यहाँ कंपेयर कर सकते हैं भैया, आप देखिए यहाँ पे KClO3 का जो दिख रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, KClO3 का क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए KNO3 का क्या हो रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो हम कंपेयर कर लिए कि KNO3 का सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है किससे, KClO3 से। हमको कंपैरिजन करने में काम आ जाता है। तो यही सब चीज बताएगा कि इसका क्या यूटिलिटी है, कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों के बुक में है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था वो भी बताएंगे। तो पहला चीज है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट आर प्लॉटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, किसके अगेंस्ट प्लॉट किया गया है, टेम्परेचर के। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सॉल्युबिलिटी ग्राफ बुलाते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज चलो देखो यहाँ पे क्या बताता है, सॉलिड हुज सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे सिर्फ सॉलिड का बात कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं तुम लोग को, कल भी बताए थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड का। गैस का फिर उल्टा हो जाता है, गैस का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अभी हम सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको सॉलिड्स दिया हुआ, आप देखिए ये क्वेश्चन ही आया था, जैसे हम तुमको बताते क्या क्वेश्चन था, ऐसा एक सॉल्यूट का नाम बताओ जिसका तुम्हारा सॉल्युबिलिटी बढ़ता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्या है,
ये दीज ऑल आर क्वेश्चंस, ये सारा क्या आपका क्वेश्चन है। आपको सॉल्यूट का नाम याद रखना है। आपको क्या चीज का याद रखना है? सॉल्यूट का। तो ऐसा जिसका बहुत जल्दी बढ़ता है तो उसका नाम क्या है? KNO3। KNO3 के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, नेम द फॉलोइंग में भी आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी अगर किसी का होता है वो किसका होता है? KNO3 का होता है। तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पहला जो क्वेश्चन 1 होता है सेक्शन ए का, नेम द सॉल्यूट दैट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या लिखोगे? KNO3। गलत, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल लिखा रहता है क्वेश्चन में, तो KNO3 नहीं लिख के आना, सेम ही चीजें माने, लेकिन वहां पे पोटेशियम नाइट्रेट लिख के आना था। अब यहाँ पे देखो फिर दूसरा चीज क्या बता रहा हूँ, और भी क्या क्या है। KNO3 का सबसे ज्यादा है, और भी ऐसा है लेकिन उन लोग का कम है इससे कंपैरेटिव। पोटेशियम क्लोरेट, NaNO3, CuSO4, NH4 का भी दिया हुआ है। फिर आया स्लाइटली जो धीरे धीरे भैया बढ़ता है, तो तुम लोग देख यहाँ पे सबसे पहला नाम आया नमक का, NaCl। अब यहाँ पे एक चीज देख जरा सा, CaOH2 का क्या बताया, जैसे 70 डिग्री तक सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, 70 डिग्री तक सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और फिर 70 डिग्री के बाद सॉल्युबिलिटी क्या होने लग जाता है? घटने लगता है। ऐसा भी है जिसका आपका भैया पहले सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? 70 डिग्री तक बढ़ा, फिर 70 डिग्री के बाद सॉल्युबिलिटी क्या होने लग गया? घटने लग गया। तो इस पॉइंट को जहां पे इसका टिप बना, इसको क्रिटिकल पॉइंट बुलाते हैं। जरा सा ध्यान दे लेना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बुलाते हैं। ठीक है, एक बार बढ़ा और फिर वो क्या होने लग गया? घटने लग गया। तो ये चीज तुम लोग जरा सा ध्यान रखना, जरा सा ध्यान रखना तुम लोग, एक मिनट, कि ये जो टेम्परेचर है जहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ के घटने लग जाता है उसको हम लोग कौन सा पॉइंट बुलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेगा तुम लोग सब। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, तो इसमें से ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, एक सॉल्यूट का नाम बताओ जो कि एक फिक्स टेम्परेचर तक पहले बढ़ता है और फिर घटने लग जाता है। तो याद रखना पड़ेगा तुम लोग को, क्या बताए थे भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या ऐसे पूछ लेगा, बताओ एक सॉल्यूट का नाम जिसका विथ स्लाइटली इंक्रीज करता है विथ टेम्परेचर। तो तुम चाहे NaCl याद करो या तुम KCl याद करो, दोनों एक चीज नहीं है, अलग अलग है, लेकिन एक ही कंडीशन है दोनों के लिए। फिर डिक्रीज किसका करता है? तो डिक्रीज कैल्शियम सल्फेट का करता है। ये याद करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है Na2SO4.NH2O। तो ये जो है Na2SO4.NH2O को हम लोग ग्लोबल सॉल्ट बुलाते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखेगा क्या हो रहा है, shows a solubility curve with a sharp break at 36। तो यहाँ पे क्या हुआ, देख इसके साथ जो ये पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था वो उड़ गया। वो क्या हो गया? गर्म करने में उड़ गया। तुम देख पहले यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे अभी हम CaOH2 का बनाए थे वैसे इसका भी बनाते हैं। देख यहाँ पे भैया एक मिनट रुक, Na2SO4.10H2O यहाँ दिया हुआ था, और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल था। अब जब 36 डिग्री पे पहुंच गया, ये कितने डिग्री पे पहुंच गया? 36 डिग्री पे पहुंच गया। ये वाला पॉइंट कितना है? ऐसे करके यहाँ पे स्केल बना देते हैं। पहले ये क्या हुआ? बढ़ा, और फिर जैसे ये 36 डिग्री पे पहुंचा, इसका सारा पानी का मॉलिक्यूल निकल गया और ये क्या रह गया? बस Na2SO4 रह गया। ये क्या रह गया? Na2SO4। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो, एनहाइड्रस अबव द टेम्परेचर। एनहाइड्रस मतलब क्या हो गया? पहले भैया ये हाइड्रेटेड था, पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ था, 10H2O इसके साथ था। अब 36 डिग्री तक सारा पानी का मॉलिक्यूल उड़ गया और ये क्या बन गया? एनहाइड्रस। तो यहाँ पे ये जो इसका मैक्सिमम जो 36 है, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसका क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। हाँ पूछो जो पूछ रहा था क्वेश्चन। भैया स्लेग लाइम क्या होता है? स्लेग लाइम, चूना बोलते हैं ना स्लेग लाइम को, CaOH2। ठीक है, वही CaOH2 जो लिखा है ना वो स्लेग लाइम है। क्विक लाइम हो जाता है तुम्हारा CaO, उसको पानी के साथ मिलाएंगे तो वो चूना बना देता है। तुम लोग चूना पुट्टी में यूज किया जाता है ना, हम लोग घर में जो पुटाई उसमें पेंट वेंट में यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चूना। तो स्लेग लाइम वो हो गया। ठीक है, और क्विक लाइम CaO + H2O गिव्स यू CaOH2। तो क्विक लाइम, वेरी गुड। यहाँ पे तुमको शायद ये बुक में स्लेग लाइम दिया हुआ होगा, तो CaOH2 को ही स्लेग लाइम बुलाते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछेगा? कभी नहीं आएगा कि इसको ड्रॉ करो, किसी को ड्रॉ करना ही नहीं है इसको। ठीक है, तुमको बस यहाँ पे ये याद करना है सब सॉल्यूट का नाम, और ये आएगा। तुम अपने कॉन्साइज में देखो 4 पॉइंट होगा, उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और तुम लोग को आएगा, सारे स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। नेम द फॉलोइंग या कहीं पे भी क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन ये रहेगा ही रहेगा। ओके,
अब इसके बाद आता है इसका यूजेस क्या है। तो भैया अच्छा वीडियो ऑफ होने वाला है, उसके बाद हम बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को? वेदांत ऑनलाइन हो? भैया हमको ये समझ में नहीं आया, एक बार और सॉल्युबिलिटी पर। ओके भैया वीडियो वापस रिकनेक्ट करना, उसके बाद बताते हैं। सॉल्युबिलिटी कर्व में पहला चीज तो प्लॉटिंग के बारे में बताए। प्लॉटिंग जो होता है वो किसके बीच में होता है, जल्दी से बताओ। पहला प्लॉटिंग होता है आपका टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे। सौंदर्य बहुत इजी सा चीज है, कुछ नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सॉल्युबिलिटी किसी का हो सकता है जल्दी तेजी से बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, या बढ़ के घट। इस बुक से बता रहे हैं, तो सब बच्चा ध्यान देना। सब ज्वाइन तो नहीं कर पाया है। ओके अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज यही चीज बताए। देखो सेम चीज यही है तुम्हारे बुक में, दूसरे बुक में सब चीज यहाँ पे सेम चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस विद टेम्परेचर कैन बी शोन बाय मींस ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मार्क करो कि सॉल्युबिलिटी कर्व क्या बताता है, वेरिएशन दिखाता है ऑफ सॉल्यूट विद टेम्परेचर। तो देख लिया होगा तुम लोग, सॉल्युबिलिटी कर्व इज ए लाइन ग्राफ दैट प्लॉट्स चेंजेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट अगेंस्ट चेंजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे कैसे इसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी चेंज होता है अगेंस्ट टेम्परेचर। यहाँ पे और कुछ नहीं बता रहा है। तो तुम लोग देखो फिर से वही चीज दिखा रहा है, किसी का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसी का क्या हो रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, किसी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और किसी का क्या हो रहा है बढ़ के घट रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बताया है। अब तुम लोग यहाँ पे देखो क्या लिखता है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख रहा है क्या, ध्यान से देख। यहाँ पे तो और बताया ही नहीं है, बस इतना सा मैं ही खत्म कर दिया। यहाँ पे तुम लोग को इस बुक में थोड़ा सा कमी चीज दिया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग को जो अभी Na2SO4 वाला बात कर रहा था वो हम बता देते खाली। यहाँ पे देख, ये पहले 36 डिग्री दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में 32.8 दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, जो है अपने बुक का याद करो। तो मेन बात है यहाँ पे भी, पानी का मॉलिक्यूल था पहले, और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल क्या हो गया, एस्केप कर गया, जिसके कारण से यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी क्या होने लग गया, घटने लग गया। तो ये किसका है, कौन से केस है, ये ग्लोबर सॉल्ट है। ये कौन सा सॉल्ट है, ग्लोबर सॉल्ट। तो तुम लोग से ये पूछा जाएगा, ये चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। तो तुमको यहाँ पे यही चीज देखिए 1 2 3 करके लिखा हुआ है। सब्सटेंस लाइक सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम ब्रोमाइड सो कंसिडरेबल इंक्रीज इन देयर सॉल्युबिलिटी विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा है कि ऐसा सॉल्यूट का नाम बताओ जिसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे तुम लोग को पोटेशियम नाइट्रेट लिखना है। फिर तुम लोग देखो सोडियम क्लोराइड का नाम लिया जो धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये हो गया। फिर आया तुम्हारा सॉल्युबिलिटी कर्व, सब्सटेंस लाइक हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट shows that there is a decrease at their solubility with further rise in temperature। अब कैल्शियम सल्फेट जो है इसमें डिक्रीज हो रहा है। पहला एग्जांपल आया जिसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ रहा है जो स्लेग लाइन बोल रही थी, स्लेग लाइन किसको बुलाते हैं सौंदर्य, CaOH2 को बुलाते हैं। तो स्लेग लाइन जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो लिखता है कि अदर सॉल्युबिलिटी विल फर्दर राइज इन टेम्परेचर। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, पहले बढ़ेगा। तो तुमको यही चीज बताए कि 70 डिग्री तक क्या होता है, पहले बढ़ता है, फिर क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। तो इसका कौन सा एक एग्जांपल आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया। क्या आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बुलाते हैं हम लोग, स्लेग लाइन बुलाते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी वही चीज बता रहे हैं। तो ये उस बुक में ज्यादा बेटर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम तुमको उस बुक से ही बता रहे हैं ये चीज। तो वापिस हम उस बुक में आ जाते हैं। अब उसका यूज क्या है वो चीज देखो जरा, उसका यूज क्या है बताते जरा सा, यूटिलिटी क्या है। तो वही कंपैरिजन में काम आएगा, टेस्ट करने में काम आएगा, यही सब लिखेगा। तो देख भैया ये कौन सा बुक है, किस राइटर का? ये तुम्हारा विराज एफ दलाल का। कौन सा, ये दोनों बुक चलता है। तुम क्लास 10th में जाएगी तो भी ये बुक आएगा तुम्हारे, ठीक है। असीसी वाला कौनसाइज चलाता है, जोसफ वाला ये चलाता है। बुक खरीदने का काम नहीं, हम फिर बोल रहे सब चीज सेम है, ठीक है, सब चीज सेम है। जब तुम लोग का स्कूल खुलेगा तब तुम लोग को दिखा भी देंगे ये चीज कैसे तुम लोग
सबका सेम है। अभी ये देखो यहाँ पे ये जो वाला पेज खोले, ये रटना है तुम लोग को, ठीक है? क्या रटना है बता देते, 2 मार्क्स का एग्जाम में तुम लोग को क्वेश्चन आने वाला है। पेज आया है क्या तुम्हारे स्क्रीन पे? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया आया है। आ गया? ओके, मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है। ओके, हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे, एक बार देखो तुम लोग को यहाँ पे जैसे पूछा जाएगा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है? एप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रोल, ग्लोबर सॉल्ट, ये सब रटना पड़ेगा। अगर ग्रीन विट्रोल बोलेंगे तो तुमको FeSO4.7H2 लिखना है। एक क्वेश्चन ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन इसी से कैसे पूछता है, तुम बताओ मेरे को एक ऐसा सॉल्ट का नाम जो कि हेप्टाहाइड्रेटेड है। क्या है? हेप्टा। हेप्टा मतलब जिसमें पानी का जो मॉलिक्यूल है वो कितना है? 7। तो देखो तुम लोग इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, FeSO4.7H2। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे उसका आंसर? ग्रीन विट्रोल लिख के आओगे। तो दोनों तरीके से तुमको रेडी रहना है। और तुम लोग को भी पता है कि पहला 10 मार्क्स का जो नेम दी फॉलोइंग आता है वो कैसा अजीब सा होता है। अजीब एकदम नहीं लगेगा इस बार, अगर हम तुमको जैसा बोल रहे वैसे करके अगर पढ़ेगा 10 का 10 मार्क्स स्कोर कर सकता है, ठीक है तुम लोग को। लेकिन इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम तुमको हर तरह का क्वेश्चन बता रहे कि ऐसा टीचर्स पूछ सकते हैं और ऐसा पूछ सकते हैं, इसके अलावा वो भी कुछ उनके पास भी कोई और तरीका नहीं है पूछने का। तो तुमको हम बस बता दे रहे हैं, तुम लोग नए हो, ठीक है? टीचर लोग को बस पता है कि ऐसे ऐसे करके पूछ लेते हैं, लेकिन हम तुमको वही बता रहे हैं, ये 2 तरीका है याद करने का। आप लोग ये 2 तरीके से याद कीजिए, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तुमको वही बोल रहे हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, ग्रीन विट्रोल, ग्लोबर सॉल्ट। 4 मार्क्स का दे दिया। जो बच्चा ये टेबल याद किया था उसको फुल मार्क्स आ गया, जो नहीं किया था वो गलत हो गया। फिर नेम दी फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, नेम अ सॉल्ट दैट हैज डेकाहाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेरा आवाज आ वॉशिंग रहा है? सोडा। क्या हो जाएगा? ग्लोबर सॉल्ट। ग्लोबर सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो तुम लोग दोनों के बुक में दिया हुआ है, तो ये चीज याद हो जाना चाहिए तुम लोग को। ये अभी टॉपिक आएगा, इसको तो ये रट लो पहले ही। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी कर्व का यूजेस पढ़ना था हम लोग को। आ रहा है सॉल्युबिलिटी कर्व का यूजेस, यहाँ देख। तो सॉल्युबिलिटी कर्व का क्या क्या एप्लीकेशन है, चलो देखते हैं। तो पहला बताया मेडिसिनल यूज में आता है, enable the pharmacist to determine the amount of drug that must be dissolved together in a given quantity of solvent at different temperature। तुम लोग को डिटेल में याद नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज बता रहा है। अब ड्रग्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दवाई हुआ, ठीक है? जैसे कि हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो अलग अलग मात्रा में हम लोग के बॉडी में क्या होता है? घुलता है। तो वही बोल रहा है कि कितना सॉल्युबल है कौन कितने पे, तो वही चीज निकाला जाता है। केमिस्ट एंड रिसर्च वर्क में काम आता है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट में काम आता है। तो ये चीज बताया और इसी को सम अप कर दिया। तो देखो, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर और टू कैलकुलेट। जैसे किसी को भी देख के तुम बता सकते हो कि उसका कितना सॉल्युबिलिटी है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। 2 कर्व को कंपेयर कर दो, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे भैया KNO3 का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और KClO का धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कंपेयर कर दिए, उससे पता चल गया मेरे को कि किसका ज्यादा है किसी का कम। तो स्टडी करने में क्या हो गया? इजी हो गया। कैलकुलेट करने में काम आ जाता है। सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच विल क्रिस्टलाइज आउट व्हेन ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल्ड एट लोअर टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे कितने पे क्रिस्टलाइज कर रहा था Na2SO4, तो भैया यहाँ पे ये 30, जैसे यहाँ पे देखिए टेम्परेचर तो तुम लोग को कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। अब उस बुक में कितना दिया हुआ है? 32.8 दिया हुआ है। तो तुम लोग अपने अपने बुक के अकॉर्डिंग आंसर याद करो, ठीक है? और उसी पे तुम्हारा टीचर मार्क्स देगा। अब ये पूरा का पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। हम तुम लोग को बताते, आज तो पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसमें हेनरीज लॉस तक आज बता देते तुम लोग को। ये पहला पैराग्राफ ये क्या है। अच्छा, हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, क्या? ध्यान से सुनना। कल हम लोग पढ़े थे प्रेशर कुकर के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? प्रेशर कुकर के बारे में। तो प्रेशर कुकर के बारे में हम ये बताए थे कि हिली रीजन में खाना पकाने में क्या होता है? दिक्कत होता है, क्योंकि भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो कल हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग किसका बात कर रहे थे? सॉलिड का बात कर रहे थे कि सॉल्यूट का बात कर रहे थे? ये बताओ, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हेलो। हाँ भैया। हाँ कल हम लोग हाँ भैया। सॉलिड का बात कर रहे थे। कल हम लोग किसका बात कर रहे थे? सॉलिड का। प्रेशर कुकर में खाना जो पका रहे थे, तो हम लोग कल बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? प्रेशर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? प्रेशर। कल हम लोग सॉलिड का बात किए थे। आज हम तुमको बता रहे हैं गैसेस का, ठीक है? तो सबसे पहला चीज तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे, इंक्रीज इन प्रेशर ऑन सरफेस वाटर, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देख,
तुम लोग सबको ये चीज पता है, कोको कोला तुम लोग सब पिया है, ठीक है। कोको कोला बहुत डेंजरस चीज होता है, तुम लोग, हम एक वीडियो शेयर भी किए थे फेसबुक में, कोको कोला नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीनी रहता है, ठीक है। हम भेज देंगे तुम लोग को, बहुत खराब चीज है वो हम लोग के हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या करता है, लो करता है। लेकिन कोको कोला में तुम लोग को भी पता है कोको कोला क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पीने में। तो कारण क्या है, उसमें सोडा मिला रहता है, ठीक है। सोडा जो होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अंडर हाई प्रेशर क्या होता है, जब मिलता है पानी के साथ तो भैया वो क्या बनाता है, H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये क्या है भैया, कार्बोनिक एसिड। तो अंडर हाई प्रेशर क्या होता है, ये मिला रहता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल सा चीज है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसे ऐसे क्या था, गैसेस था, इसको अंडर हाई प्रेशर दबाया गया। जब दबाए तो सारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, पास पास आ गया। गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लिक्विफैक्शन बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, लिक्विफैक्शन। अंडर हाई प्रेशर दबाए, गैस किसमें चेंज हो गया, लिक्विड। हम लोग का जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो भैया जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर हाई प्रेशर दबाया गया, वो पानी के साथ क्या हो गया, मिल गया। अब इसी पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग जब थम्स अप का बॉटल खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, तो हम लोग फज साउंड क्यों सुनते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा जाएगा तुम लोग से, वो इसी से रिलेटेड है कि जब हम लोग बॉटल खोलते हैं तो व्हाई डू वी हियर फज साउंड। तो तुमको बताना पड़ेगा कि जैसे आप बॉटल खोले, प्रेशर बढ़ा कि प्रेशर घटा, जल्दी बताओ। घटा भैया। घटा। प्रेशर घटा। जैसे प्रेशर घटा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो गया, घट गया। तो तुमको बताना पड़ेगा प्रेशर ऑफ गैस जो है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो गया भैया, घट गया। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस गैस घट गया तो कारण क्या था, पहले तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी में क्या सा रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि भैया आप प्रेशर घटाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो गया, घट गया। जिसके कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर क्या था, दबा हुआ था, वो क्या हो गया, निकल गया। और वो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण तुम लोग कौन सा साउंड सुनाई देता है, तुमको फज साउंड सुनाई देता है। तुमको कौन सा साउंड सुनाई देता है, तो ये चीज तुमको मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में। अगर तुम इसको मेंशन नहीं करते हो तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही चीज पढ़े, तुम लोग लिख लो अपने बुक में ऐसे करके, solubility of gas is directly proportional to pressure। solubility of gas is directly proportional to pressure। और प्रेशर जो गैस पे लगाएंगे हम लोग, वो उसके सरफेस पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, लिक्विड के, ठीक है। लिक्विड के कहाँ लगा सकते हो, सरफेस पे, क्योंकि लिक्विड का एक ही सरफेस फ्री रहता है। लिक्विड का ऊपर का ही सरफेस क्या रहता है, फ्री रहता है, जहां से वो भाग सकता है। तो ये चीज को ध्यान रखना। तुम लोग बताओ, सिलेंडर में अगर नोजल दबाते हो उससे कस के गैस निकलता है, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भैया वहां पे भी प्रेशर जो है, प्रेशर के अंडर वो गैस क्या है, स्टोर्ड किया हुआ है। आप प्रेशर हटाएंगे तो गैस भी क्या करेगा, भागेगा। तो यही है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या बोला था, स्टेटमेंट सुनो, solubility of gas in water at a fixed temperature can be correlated by following law। लॉ क्या है वो देखो, ये लॉ याद करना है तुम लोग को। हेनरीज लॉ लिख के आ जाएगा, at any given temperature the mass of a gas dissolved by a fixed volume of liquid। देखो सब चीज एकदम क्लियर कर रहा है, मास ऑफ गैस, ठीक है, फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, वॉल्यूम को भी क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो भी क्या, ये गलत है, ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा एज इट इज ये स्टेटमेंट को याद करना है, कोई इधर उधर कुछ भी नहीं। तीन चार चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है, का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, दूसरा चीज वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये चीज को तुमको ध्यान रखना है। वही चीज यहाँ पे अब ये गिव रीजन का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, तो तुमको समझ में आ गया होगा। सोडा वाटर क्या होता है तो तुमको बता दिए, H2 लिख लो तुम लोग वहीं पे, H2O plus CO2 को मिला दो तो आप क्या बना लेते हैं, H2CO3। इसी को हम लोग कार्बोनिक एसिड बुलाते हैं या इसी को हम लोग सोडा बुलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे यही बोले कि जब प्रेशर आप हटाओगे तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो, बट व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, भैया जब आप इस पे प्रेशर लगाएंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इन केस ऑफ सोडा वाटर देख लो, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर, यहीं पे लिखने बोल रहे थे, अंडर प्रेशर एंड द बॉटल इज कॉर्क्ड, और उसको फिर बंद कर दीजिए। अब जब बॉटल को खोलेंगे, ठीक है, थम्स अप का बॉटल को जैसे तुम खोलेगा तो क्या होगा, इससे गैस निकलेगा और वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। On opening the bottle of the gas rapidly bubbles out since the pressure on, ये अंडरलाइन करो, ये इसका रीजन हो गया, pressure on the surface of water suddenly decreases। प्रेशर घटा तो solubility of gas भी क्या हो गया, घट गया, और हम लोग को कौन सा साउंड सुनाई दिया, फर्स्ट साउंड दिया। तो इतना ही तुम लोग को लिखना है, और यही लिखना है एक्चुअली में कि solubility of gas is directly proportional to pressure।
ये लिखते हो तो तुमको मार्क्स मिलेगा, वरना तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इतना आज के लिए काफी है, तुम लोग इतना पहले तो ध्यान से याद कर लो, कल के क्लास में तुम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तक तुम लोग जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं इतना सब कंप्लीट कर लेना, बाद बाकी कल के क्लास